हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक विवाह ऐसा भी भाग 5। साथ ही अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। फिर बिना कुछ बोले ही रेवती अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर रेवती कल्याणी को फोन करती है और पूछती है, रेवती माँ अधिराज कैसे हैं और ये सब कब और कैसे हुआ? कल्याणी, बेटा वो अधिराज काम से जा रहे थे और उनके साथ ये हादसा हो गया। शिवन्या भी साथ में थी, उन्हें भी चोट आई है। हमने कहा था अधिराज से कि आपको दूर ना भेजें, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। कहीं पंडित जी की बात सच ना हो जाए। कल्याणी के मुंह से ये बात सुनकर रेवती ने पूछा कि माँ पंडित जी ने क्या कहा था? तब कल्याणी ने रेवती से सारी बात बताई और वहाँ खड़ी रीवा भी कल्याणी की बातें सुन रही थी। जब कल्याणी की बात खत्म हुई तो रेवती की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने पूछा कि बस यही कारण था कि बापू सा हमें हमारे माता पिता से खरीद कर लाए थे। कल्याणी, बेटा ये मत बोलिए, मेरे ईश्वर जानते हैं कि मैंने अपनी बेटी से बढ़कर माना है आपको। रेवती ये सुनकर कहती है कि चलिए, ईश्वर ने एक माँ तो दिए हैं हमें, नहीं तो एक माता पिता ने हमें पैसों के लिए छोड़ दिया। ये कहकर रेवती रोने लगती है और रीवा उसे चुप कराती है। कल्याणी भी भभूक होकर फोन कट करती है। यहाँ से रेवती और रीवा दोनों राजस्थान पहुंचकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती हैं और रीवा अधिराज के कमरे में जाती है। वहाँ अधिराज और शिवन्या दोनों बेहोश सोए थे। रेवती अधिराज के पास जाकर बैठती है और उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है। तभी वो देखती है कि अधिराज का हाथ हिलता है और वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं, फिर बाहर आकर बताते हैं कि अधिराज की तबीयत में सुधार है, लेकिन शिवन्या अभी भी उसी हालत में है। फिर कल्याणी रेवती के पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि हमें पता है अब अधिराज को कुछ नहीं होगा, और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि चलिए सब घर, 4 दिन से आप लोग आराम नहीं किए हैं, अब चलकर आराम कीजिए। अब अधिराज को कुछ नहीं होगा क्योंकि रेवती यहाँ पर रहेगी। रेवती भी कहती है कि आप लोग जाइए, हम हैं यहाँ पर। रेवती के बार बार बोलने पर सब रेवती की बात सुन लेते हैं और घर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में रेवती और उसके साथ जिद करके रीवा रुक जाती है। तभी रेवती पानी लाने के लिए जा रही होती है तो कोई उसे सामने वाले रूम से जोर से खींचकर अंदर ले लेता है। रेवती घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह पे हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। और फिर रेवती देखती है कि वो आर्यन है। आर्यन को देखकर वो बिल्कुल शांत हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ? आर्यन, हाँ तुमसे मिलने आया हूँ। रेवती, लेकिन क्यों? आर्यन, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसको तुम यूं ही छोड़ दोगी। एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? मुझसे तुम्हें थोड़ा सा भी प्यार नहीं हुआ था क्या रेवती? ये सुनकर रेवती की आंखों से आंसू गिरने लगे और रेवती आर्यन के गले लग गई और बोली कि आप मेरे लिए खिलौने हो ही नहीं सकते। आप क्या है हमारे लिए, ये बताने बैठे तो सारी जिंदगी लफ्ज कम पड़ जाएंगे। फिर रेवती अपने आंसू पोंछती है और आर्यन से दूर होती है और आर्यन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। ये सारी बातें सुनकर आर्यन, रेवती जब तुम मुझे इतना चाहती हो तो चलो ना मेरे साथ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। रेवती, और वो भी नहीं जी पाएंगे हमारे बगैर। आर्यन, वो कौन? रेवती, अधिराज, जो हमें पढ़ा लिखा कर दुनिया में रहने लायक बनाए हैं, हम उन्हें मरने के लिए कैसे छोड़ दें? बताइए आप ही। आर्यन रेवती की बातों से दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रेवती उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है। फिर आर्यन रेवती की ओर देखता है तो रेवती रोते हुए उसे सॉरी बोलती है, पर आर्यन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। रेवती वापस आती है और अधिराज के पास बैठी रीवा को आकर सारी बातें बताती है। रीवा भी ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है कि सब हमारी गलती है। हम ही ने कहा था आर्यन को कि ठीक रहेगा अगर आप रेवती की जिंदगी में आ गए तो, लेकिन ये श्राप का चक्कर था, ये हमें कहाँ मालूम था। बेचारी आर्यन तो आपसे बहुत प्यार करने लगी हैं। दोनों मायूस बैठी थी। तभी अधिराज का हाथ हिला और वो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उसके हाथों पे रेवती की नजर गई और वो रीवा को बोलकर दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर भी उधर से आए और रूम में अंदर आए और अधिराज को देखने लगे। उन्होंने बताया कि अधिराज ठीक हो रहे हैं, लेकिन शिवन्या की तरफ देखकर डॉक्टर बोले कि इनका कुछ नहीं कह सकते।
ये सुनकर रेवती और रीवा को दुख होता है, लेकिन अधिराज ठीक हो रही हैं, ये सुनकर दोनों खुश थे और अधिराज ने भी अपनी आंखें खोल दी थी। रीवा खुश होकर अपने पूरे परिवार को फोन करके बताने लगी। उधर रेवती अधिराज के पास बैठी और उन्हें देखकर मुस्कुराई। अधिराज उसे वहां देखकर पूछे कि आप यहाँ अपनी पढ़ाई छोड़कर क्यों आई हैं? रेवती, हमें पता नहीं था कि हमारे जाने से आपके साथ ये सब हो जाएगा, वरना हम कभी नहीं जाते। अधिराज उसकी आंखों में देख रहे थे, लेकिन रेवती अपनी नजरें नीची करके बात कर रही थी। अधिराज फिर बोले कि आपको आने की जरूरत नहीं थी रेवती, हम ठीक हो जाते। ये श्राप जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस मासा और बापूसा का अंधविश्वास है। फिर रेवती नजरें उठाकर अधिराज को देखती है और बोलती है कि आपको सब मजाक लगता होगा, पर हर चीज होती है और अगर हमारे साथ रहने से आप ठीक रहेंगे तो हम आपके साथ ही रहेंगे और हमारी वजह से कभी भी शिवन्या जी को कोई परेशानी नहीं होगी। अधिराज को रेवती की सारी बातें अच्छी लग रही थी। वो लगातार रेवती का चेहरा देखकर मुस्कुराए जा रहे थे, लेकिन जब रेवती शिवन्या का नाम ली तो अधिराज को शिवन्या का ख्याल आया, जो एक्सीडेंट के वक्त साथ थी। वो घबराकर रेवती से शिवन्या के बारे में पूछने लगी। रेवती ने उन्हें शांत रहने को कहा और बताई कि ये जो आपके पास पर्दा है, इसके उधर शिवन्या जी भी हैं और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी हालत बहुत बुरी है। अधिराज खड़े होने लगते हैं और शिवन्या के पास जाने लगे तो रेवती ने उन्हें रोका और बोली कि रुकिए, हम पर्दा हटाते हैं, आप लेटे लेटे देख लीजिए। रेवती ने पर्दा हटा दिया और अधिराज शिवन्या को देखकर बहुत भावुक हो गई और बोलने लगे कि हमारी गलती के कारण हुआ है ये। रेवती ने उन्हें कहा कि इसमें आपकी गलती नहीं है। उतने में सारा परिवार हॉस्पिटल पहुंच गया और अधिराज से मिला। तभी उधर से डॉक्टर आए और उनके हाथ में रिपोर्ट थी। वो बोले कि दोनों का रिपोर्ट आ गया है। अधिराज को हल्की चोट है, लेकिन शिवन्या कोमा में चली गई है और उन्हें ठीक होने में 6 दिन, 6 महीने या फिर 6 साल भी लग सकती हैं। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अधिराज 10 दिन बाद घर जा सकते हैं, लेकिन शिवन्या को हॉस्पिटल में ही रहना होगा जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता है। देखते देखते 10 दिन बीत गए। अधिराज को लेने बलवंत और कल्याणी आए हुए थे, लेकिन अधिराज की नजरें किसी और को ही ढूंढ रही थी। ऐसे में कल्याणी की नजर अधिराज पर गई और कल्याणी बोली कि बेटा किसी को ढूंढ रही हैं क्या? अधिराज, नहीं माँ, हम तो बस ऐसे ही। कल्याणी मुस्कुराने लगी और बोली कि आप आइए, हम गाड़ी के पास आपका इंतजार करते हैं। अधिराज शिवन्या के पास जाते हैं और उसे बहुत समय तक देखते रहते हैं और फिर कुछ समय बाद वहां से चले जाते हैं। जब वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि रेवती वहां खड़ी है और अधिराज के आने का इंतजार कर रही है। ये देखकर अधिराज खुश हो जाते हैं और आकर पीछे रेवती के साथ बैठ जाते हैं और आगे की सीट पर बलवंत और कल्याणी बैठते हैं। वहां से दोनों घर आते हैं। घर पर सब अधिराज का बहुत ध्यान रखते हैं और अधिराज भी हर दिन एक बार जाकर शिवन्या से मिलते थे। अधिराज को रेवती भी बहुत पसंद आने लगी थी। अधिराज हमेशा रेवती को किसी काम के बहाने हमेशा अपने सामने ही रखते थे। एक दिन अधिराज को सुबह से रेवती दिखाई नहीं दी थी। अधिराज रीवा को बोलते हैं कि रीवा जाइए, रेवती को भेज दीजिए पानी के साथ, हमें प्यास लगी है। रीवा, जी भाई साहब। रेवती पानी लेकर आई और अधिराज के हाथों में देकर वो वहां से जा रही थी। तभी अधिराज उसे रोकते हुए पूछते हैं कि क्या बात है रेवती, आप उदास क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? लेकिन रेवती सिर हिलाकर ना कहती हैं। फिर वहीं खड़ी रीवा कहती है, रीवा, वो हम दोनों की परीक्षा है अगले हफ्ते, लेकिन क्या करे, रेवती जाने को तैयार ही नहीं है। रेवती अपना सिर नीचे करके खड़ी थी और अधिराज उसकी ओर बड़े प्यार से देखते हुए पूछते हैं, क्यों नहीं जाओगे आप? रेवती, हम गए और ये सब हो गया, अब हम नहीं जाएंगे, फिर अगर आपको कुछ हो गया तो? अधिराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि चलिए ठीक है, फिर हम भी आपके साथ ही चलते हैं। वैसे भी हमें वहां से निमंत्रण आया था कि आकर स्पेशल क्लास दीजिए लॉ के विद्यार्थियों को। ये सुनकर रीवा और रेवती अधिराज को देखने लगती हैं। रीवा तो मोहित के बारे में सोचकर डर रही थी और रेवती को डर था कि अधिराज को सामने देख आर्यन ना कुछ करे। फिर दोनों सोच ही रही थी कि उतने में अधिराज बोलते हैं कि जाइए, पैकिंग कीजिए, हम टिकट करवाते हैं। ये कहकर अधिराज वहां से चले गए। दोनों ने पैकिंग की और 2 दिन बाद ही परिवार से विदा लेकर वो तीनों वहां से निकल गए। आते वक्त अधिराज ने कल्याणी को शिवन्या का ख्याल रखने को कहा और बोले कि हमें बताते रहिएगा शिवन्या के बारे में।
कल्याणी ने शिवन्या की सारी जिम्मेदारी ले ली और बोली कि आप लोग जाइए निश्चिंत होकर, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। कल्याणी खुश थी कि अधिराज और रेवती की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। अब कोलकाता शहर। कोलकाता पहुंचते ही अधिराज ने रहने का इंतजाम करवाया। पहले दोनों हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अब अधिराज के साथ फ्लैट में आ गई थी। अगले सुबह दोनों कॉलेज गई और वहां गेट पर ही आर्यन, राहुल, रूही, मोहित सब बैठे थे। रीवा को देखकर मोहित दौड़ता हुआ आया, पर रीवा ने उससे कोई बात नहीं की और फोन करने को कहा। लेकिन रेवती एक बार भी नजरें उठाकर आर्यन की तरफ नहीं देखी। कुछ समय बाद सबसे पहला इंस्पेक्शन क्लास अधिराज का आर्यन के क्लास में ही था, यानी कि सबसे पहले अधिराज आर्यन के ही क्लास में क्लास लेने जाएंगे। हाय मित्रों, तो देखिए कि क्या होगा जब आर्यन और अधिराज होंगे आमने सामने। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।